बरसात की एक रात मशहूर उपन्यास लेखिका अनामिका अपने लैपटॉप पर अपनी कहानी को अंत पर ले जाने की कोशिश कर रही होती, पर लाख चाहने पर भी कहानी के अंत को पूरा नहीं कर पा रही। कोई सही अंत दिमाग में ही नहीं आ रहा था। सारा उपन्यास जो एक लड़की नैना के बारे में था, जिसने बचपन में ही अपने माँ बाप को खो दिया, जीवन के प्रारंभिक दिनों से जवानी तक अपनी हिम्मत और परिश्रम से ही सफलता हासिल की। बहुत कम उम्र में उसने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया और एक सफल अभिनेत्री बन गई। पर सफलता के उन्हीं दिनों में नैना अचानक से सबकी नजरों से गायब हो गई। वो कहाँ गई, किसी को कुछ पता नहीं था। पुलिस को भी रिपोर्ट की गई। पुलिस ने काफी खोजबीन की, पर अंत में गुमशुदगी का लिखकर केस बंद कर दिया। आखिर नैना गई कहाँ? उसके साथ क्या हुआ? वो जिंदा भी है या नहीं? यदि मर गई तो कैसे? इसी को लेकर अनामिका कुछ असमंजस में थी और कहानी का अंत नहीं कर पा रही थी। बारिश तेज हो रही थी। थोड़ी ही देर में बिजली चली जाती है। वो कुर्सी पर ही आंखें बंद कर सोने लगती है। तभी उसके बंद लैपटॉप पर अचानक बिजली चमकती है। अपने आप कुछ लिखता है और रोशनी बंद हो जाती है। सुबह जब अनामिका की नींद खुलती है और वो अपना लैपटॉप देखती है तो उस पर लिखा होता है, मुझे अधूरा मत छोड़ो। अनामिका चौंक जाती है। ये उसने तो नहीं लिखा था। खैर, इसे नजरअंदाज कर वो अपने काम में लग जाती है और घर से लाइब्रेरी को निकल जाती है। लाइब्रेरी में उसके पास एक लड़की आती है। तीखे नाक नक्श और सफेद सलवार कमीज में रहस्यमयी सी अनामिका को आकर कहती है, मैं नैना हूं, आपकी बहुत बड़ी प्रशंसक हूं। अनामिका भी उससे बात करती हैं, फिर दोनों साथ पास के कॉफी शॉप पर कॉफी पीने चली जाती हैं। दूसरे दिन फिर अचानक अनामिका को वही लड़की शॉपिंग मॉल में मिल जाती है। दोनों साथ शॉपिंग करती हैं। इस तरह उनमें दोस्ती हो जाती है और वे लगभग रोज मिलने लगती हैं। इधर अनामिका को प्रकाशक फोन करके जल्द उपन्यास पूरा कर उसे भिजवाने को कहता है। अनामिका उपन्यास के अंत की उधेड़-बुन में लगी होती है। तभी नैना वहां आ जाती है और अनामिका से परेशानी का कारण पूछती है, कहानी का अंत ना मिलने का बताने पर। वो लड़की अनामिका को उसके साथ घूमने चलने को कहती है, जिससे अनामिका का मन बहल जाए और शायद उसे कहानी का अंत भी मिल जाए। वो लड़की अनामिका को एक सुदूर गांव ले जाती है। वहां उसे एक घर दिखाती हैं, स्कूल दिखाती हैं, फिर दोनों शहर लौट आते हैं। एक शाम वो लड़की उसे फिर शहर की ही एक सुनसान हो चुकी हवेली में ले जाती हैं। पूरी हवेली घुमाकर सामने एक पेड़ के पीछे खड़ा कर देती हैं, जहां की मिट्टी पर उगी घास बाकी जगह की घास से छोटी थी, जैसे उतनी जगह को खोदकर बाद में घास लगाई गई हो। शक होने पर अनामिका पास ही पड़े फावड़े से उस जगह को खोदती हैं और थोड़ी देर में वो डरकर चौंक जाती हैं। वहां उसे एक पुराना कंकाल दिखाई देता है। अनामिका डरकर वापस आ जाती है और सुबह पुलिस के साथ फिर वहां पहुंचती हैं। पुलिस उस कंकाल को जब्त कर जांच के लिए भेज देती है। अनामिका को तभी याद आता है कि डर और जल्दी में उसने उस लड़की को तो देखा ही नहीं। वो कैसे घर गई होगी? कहीं बुरा न मान बैठी हो? अनामिका को कभी उसने अपना नंबर भी नहीं दिया था कि वो उससे बात कर सके। इसी उधेड़-बुन में नैना कॉफी के मग के साथ बैठ जाती हैं। अचानक अनामिका कुछ सोचकर सिहर उठती है। उसे याद आता है कि उस लड़की ने अपना नाम नैना बताया था। मेरे उपन्यास वाली लड़की का नाम भी तो नैना ही है। वो अपने उपन्यास के पन्ने पलटती हैं तो नैना की शक्ल सूरत जो उसने लिखी थी बिल्कुल वैसी ही थी। उसे वो लड़की नैना जहां जहां घूमने ले गई थी, वो गांव, स्कूल और सभी जगह भी हूबहू उसके उपन्यास में लिखी जगहों से मिलती जुलती थी। अनामिका बिल्कुल ही असामान्य हो जाती है। वो समझ ही नहीं पाती कि ये कैसे हो सकता है। ये कोई सच्ची घटना तो थी नहीं कि कोई भूत आकर उसे अपनी हत्या का राज बताएगा। ये तो एक काल्पनिक उपन्यास था। अनामिका लाइब्रेरी जाती हैं, जहां वो लड़की अक्सर उसे मिला करती थी, पर वो वहां नहीं आती। कॉफी शॉप में भी घंटों इंतजार के बाद भी वो लड़की वहां नहीं आती। धीरे धीरे उस लड़की की यादें अनामिका के दिमाग से विस्मृत होने लगती हैं। अनामिका फिर अपने उपन्यास में लग जाती हैं। रात में उबासी के साथ
अनामिका अपने लैपटॉप पर बैठी काम कर रही थी कि अचानक उसके लैपटॉप की स्क्रीन जलने बुझने लगती है और स्क्रीन पर फ्लैश होता है। मुझे पूरा करो। इन्हीं ख्यालों में अपने टेरेस पर खड़ी अनामिका अपने सामने एक अक्स को उभरते देख ठिठक जाती है। ये तो नैना थी। नैना का साया एकदम अनामिका के पास आ चुका था। उसकी उदास आंखें अनामिका को लगभग घूर रही थी। नैना बोली, जानती हो, मैं तुम्हारी और अनंत की कहानी का अधूरा किरदार हूं, जो तुम्हारी सोच से पैदा हुआ, तुम्हारे सोच से ही जीवन जिया, पर तुम दोनों ही मेरे सुखद अंत को ना लिख सके। क्यों मेरे किरदार में बचपन से जवानी तक सिर्फ संघर्ष ही लिखा। अपनी कहानी को लोगों की संवेदनाएं लेने के लिए हर मोड़ पर मुझे ही किसी न किसी साजिश में उलझकर टूटते बिखरते ही दिखाया। यहां तक कि मेरा अंत भी ऐसा ढूंढ रहे हो जिस पर लोग भावुक हों, संवेदनाओं की ताली बजा सके और तुमको लोगों की वाहवाही मिल सके। पर अब और नहीं। जानती हो, इसी सब के चलते मैंने अनंत को मारा था। तुम्हें उसका गांव, स्कूल, बंगला और उसका कंकाल तक दिखाया कि शायद तुम में कुछ सुधार हो जाए, पर तुम भी अनंत की तरह ही मेरे किरदार को परेशान और दुखी दिखाने में लगी हो। ये नैना अब तुम्हारे कागज से निकलकर अस्तित्व में आ चुकी है और तब तक हर उस लेखक के अस्तित्व को मिटाती रहेगी जब तक कोई नैना के जीवन के हर पहलू को खुशनुमा नहीं लिखता। अगली सुबह अनामिका के बंगलों पर पुलिस के सायरन बज रहे थे। पेपर में खबर छपी थी, एक और उपन्यासकार ने नशे में छत से कूदकर की आत्महत्या और नैना का अधूरा किरदार निकल चुका था किसी और लेखक के पास, एक सुखद अंत की तलाश में।